तो तीनों कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है जनरल प्रीपोजिशंस, ठीक है ना। सेकंड कैटेगरी कौन सी होगी, फ्रेजल वर्ब्स की। और थर्ड कैटेगरी होगी सुपरफ्लॉस प्रीपोजिशंस की, है ना, कि सुपरफ्लॉस कहाँ पे होते हैं, कहाँ पर नहीं लगाते हैं उन्हें। तो इन तीन कैटेगरी में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस को, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो पहली, जनरल प्रीपोजिशंस। देखो, जिन प्रीपोजिशंस के यूज़ में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, हम उनमें अंतर क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले इन और एट के यूज़ में, ठीक है ना, एट और इन, ये कहाँ पर रिलेवेंट होते हैं, ठीक है ना, किस जगह पर एट लगेगा, किस जगह पर इन लगेगा। तो सबसे पहली बात, किसी स्थान विशेष से संबंधित होने के लिए, ठीक है ना, हम एट और इन का प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग हम करते हैं स्मॉल प्लेस के लिए, कैसे प्लेस के लिए, स्मॉल प्लेस के लिए, और कंपैरेटिवली लार्ज प्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं इनका। कोई दिक्कत किसी को? जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया, जैसे ने बोला महात्मा गांधी was born डैश पोरबंदर डैश गुजरात। तो क्या फिल करें बताओ, एट और इन में किसका यूज करना रिलेवेंट होगा, कोई बताएगा? हाँ, एट पोरबंदर इन गुजरात, क्योंकि पोरबंदर जो प्लेस है ये गुजरात के अंदर स्थित है। तो गुजरात के कंपैरिजन में ये क्या है, छोटी जगह है, इसलिए इसके पहले हम एट का प्रयोग करेंगे और गुजरात से पहले इनका प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? एक और देखते हैं एग्जांपल, जिसने बोला लक्ष्मी एंड प्रांसी met each other dash मैकडोनल्ड्स। ये लिखा हुआ। तो देखो, मैकडोनल्ड्स एक प्लेस का नाम है, कोई जगह है ये, और ये मैकडोनल्ड्स कोई बहुत बड़ी जगह थोड़ी ना है कि इसके अंदर 4-6 और जगह होंगी। ये अपने आप में एक स्मॉल प्लेस है, बोलो है कि नहीं है? कोई दिक्कत किसी को? तो इसलिए हम इसके पहले क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एट। बात समझ में आई कि नहीं? ये थोड़ा सा शायद ये सही कर लेना है, अपॉश उधर चला गया। जानते हो ना मैकडोनल्ड्स जिसके बर्गर आते हैं, तो लक्ष्मी और प्रांसी एक दूसरे से मैकडोनल्ड्स में मिली थी। तो मे के स्थान पे भी क्या, मे के लिए भी क्या आएगा, एट। ये नहीं कि मे का सेंस आ रहा तो तुमने हर जगह इन लगा दिया। कंपैरेटिवली ये स्मॉल प्लेस है, इसके अंदर और फर्दर संभावना नहीं अंदर जाने की, तो हम क्या लगाएंगे, एट। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा मानवी वर्क्स डैश a hospital डैश कानपुर। ठीक है ना। अब बताओ क्या फिल किया जाएगा, मानवी कार्य करती एक हॉस्पिटल में कानपुर में, यही तो होगा। तो हॉस्पिटल के रिगार्ड में कानपुर बड़ी जगह है, तो इसके लिए हम इनका यूज कर लेंगे, और हॉस्पिटल के लिए क्या यूज करेंगे, एट। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो मानवी वर्क्स एट अ हॉस्पिटल इन कानपुर, ये सही है। इन अ हॉस्पिटल इन कानपुर नहीं बोला जाएगा, गलत है अगर ऐसा बोलते हो तो, ठीक है। एक एग्जांपल देखो बहुत अच्छा, जैसे हमने लिखा ओपन योर बुक्स डैश पेज नंबर 7। हमने बोला कि पेज नंबर 7 पर अपनी किताबें खोलो, तब तो पर बोलोगे ना, पेज नंबर 7 पर अपनी पुस्तकें खोलो।
तो हमेशा हिंदी से नहीं देखा जाता। अपर की हिंदी तो ऑन होती है, तो क्या ऑन लगा दो क्या? नहीं, ऑन का स्पेसिफिक यूज़ है, हम उसको इंग्लिश में ही समझेंगे कि उसका यूज़ करना कहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर 7 एक स्पेसिफिक प्लेस जैसा हो गया, ठीक है ना, कि उस जगह पर ठीक खोलो। तो हम क्या इसका यूज़ करेंगे मानवे? एट का। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 7। आगे देखो, I found the missing child, क्या लिखा? Child dash a railway station। हमने बोला कि मैंने खोया हुआ बच्चा एक रेलवे स्टेशन पर पाया, तो क्या बोलेंगे? एट या इन? बताओ। क्या आएगा? एट। समझ गए ना? रेलवे स्टेशन जहां पर भी होता है उसके पास में अगर कोई बच्चा मिला तो हम क्या लगाएंगे? एट। ये पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर कि रेलवे स्टेशन पर मुझे खोया हुआ बच्चा प्राप्त हुआ। समझ रहे हो? ये पोजीशन को है ना दिखा रहा है एट पेज नंबर 7। और यहाँ पर एट अ हॉस्पिटल कंपैरेटिवली एक स्मॉल प्लेस को दिखा रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ कानपुर। कानपुर के लिए इन आएगा। समझ गए? एट मैकडोनल्ड्स, देखो स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। ये हो गया कि नहीं? समझ गया? कोई दिक्कत अब किसी को? तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, साथ ही साथ बड़े प्लेस के लिए इन, और उसके कंपैरिजन में छोटे प्लेस के लिए एट। दोनों बातें समझ में आई? नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। देखो इसी तरह से जनरल प्रीपोजिशन में ही अगले हम देख रहे हैं, कुछ प्रीपोजिशन हैं जिनके यूज को हम समझेंगे। ठीक है ना, किस तरह से उनका हम यूज कर सकते हैं। इन और एट में किसी कोई डाउट है? क्यों भाई? बोलो। बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, अब हमें पढ़ना है ऑन, ओवर, above, below and under। इन पांचों के यूज में क्या डिफरेंस होता है ये ध्यान से समझना है। ठीक है ना? हम एक काम करते हैं, ठीक है ना? देखो ये इस तरह से मान लो एक टेबल है, खराब बनी थोड़ी सी, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ये टेबल हो गई, ठीक है? मान लो हमने इस टेबल पे एक पेन रख दिया, ठीक है ना? ये पेन रखा हुआ, मान लो पेन है, ठीक है ना? या स्टिक रखी हुई है। तो जो स्टिक रखी हुई है, और कुछ रखते हैं, क्या रख दें इस पे? बुक रख देते हैं। चलो भाई, ये लो बुक रख दी। ठीक है ना? ये बुक हो गई मान लो। देख तो रही, समझ में आ रही है ना? ये बुक है मान लो। ये क्या है? बुक। ये हो गई हमारी टेबल। तो देखो हमने बुक को टेबल के सरफेस पर रख दिया है ना। अब बुक जो है वो टेबल के सरफेस के कंप्लीटली ऊपर है, बोलो है कि नहीं है? और दोनों के जो बेस है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं ना। जब भी इस तरह का सेंस आएगा तो हम किसका यूज करेंगे? ऑन का। तो हम बोल क्या सकते हैं? हम बोल सकते हैं अ बुक या बुक ऑन टेबल। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं? क्या बोलेंगे? बुक ऑन टेबल,
उस तक क्या है, मेज पर है। अब इस समय समझ में क्या आया कि जब भी कोई चीज किसी चीज से टच हो रही होती, ठीक है ना, कैसे टच होगी कि उनके जो सरफेस हैं वो टच हो रहे हो। जैसे ये एक मार्कर है, ये मेरे हैंड पर रखा हुआ है, तो द मार्कर इज ऑन माई हैंड, ये तो बोलोगे, क्योंकि मार्कर जो है वो मेरे हैंड पर है, दोनों के सरफेस कांटेक्ट हो रहे हैं ना अपने आप में। तो हमें समझ में क्या आया कि ऑन का यूज कब करते हैं, जब कांटेक्ट हो ऑफ सरफेस का। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो सरफेस कांटेक्ट हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, वो चाहे हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो, दोनों में ही ये चीज होगी। तो जैसे हमने तुमसे बोला कि एक वॉल है, ठीक है ना, इस तरह से एक वॉल है, और वॉल पर एक यहां पर इस तरह से फैन लगा हुआ है। इस वॉल पे ये फैन लगा हुआ है, वॉल फैन देखें, तो वॉल फैन लगा हुआ, तुम क्या बोलेंगे, द फैन इज ऑन द वॉल। तो चाहे हॉरिजॉन्टल रखा हो, ये हॉरिजॉन्टल स्थिति, क्षैतिज अर्थ के पैरेलल है कि नहीं, जैसे जमीन वैसे ये भी। और अगर दीवार है, इस पे मैं ऐसे एक मार्कर चिपका दें तो भी ऐसी स्थिति होगी, तब भी क्या लगाएंगे हम, ऑन। समझ गए, कोई डाउट तो नहीं, नई बात समझ में आई कि नहीं। तो क्या होगा, फैन ऑन वॉल। कोई डाउट किसी को, कोई समस्या नहीं ना। आगे देखो, अब बात आती है ओवर की। ओवर के लिए क्या करेंगे, जैसे तुम ऐसे मान लो कि ये टेबल जहाँ रखी हुई है, ये टेबल जहाँ पर भी रखी हुई है, हमने मान लिया कि टेबल जहाँ रखी है, अब ठीक लग रही है, टेबल के ऊपर यहाँ पर कोई एक फैन लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, चलो ये फैन ऐसे करके ये फैन लगा हुआ है, ठीक है ना, ये फैन लगा हुआ है, कोई दिक्कत किसी को। अब ये बताओ, जो फैन लगा हुआ है वो टेबल के जस्ट ऊपर है कि नहीं, जस्ट ऊपर है कि नहीं, इसको बोलते हैं वर्टिकली अबव होना। क्या होना, वर्टिकली अबव। तो हम ऐसी स्थिति में क्या बोल सकते हैं, फैन ओवर टेबल। समझ गए, मतलब उनके जो सरफेस है वो कांटेक्ट भी नहीं करेंगे, ऊंचाई पर होगा, ठीक है ना, वर्टिकली अबव होगा, लेकिन बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर, लगभग 90 डिग्री, मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ऊपर है उसके। अगर हम कभी तुमसे बोलें अ फैन इज ओवर माई हेड, इसका मतलब क्या है, पंखा मेरे सर पर रखा थोड़ी ना, वो मेरे सर के जस्ट ऊपर है, टच नहीं हो रहा है, कांटेक्ट कोई नहीं, वर्टिकली अबव है। समझ गया कि नहीं। तो ओवर कब यूज होता है, जब कोई चीज वर्टिकली अबव हो। समझ रहे हो कि नहीं, क्यों, कोई दिक्कत इसमें। तो ओवर का यूज कब करते हैं, जब वर्टिकली अबव हो। कोई इसमें कोई दिक्कत तो बताओ। ये फैन, अगर हमने बोला फैन ओवर टेबल, इसका मीनिंग यही है ओवर लगे होने का, कि फैन जस्ट टेबल के ऊपर है, ठीक है। अगला आता है अबव। तो देखो मान लो ये टेबल रखी है, और टेबल मान लो कुछ देर के लिए ये पंखा नहीं कुछ और, एक लाइट लगी है, ये एक लाइट लगी है, ठीक है, वॉल यहाँ पे है, यही वॉल है जो आगे गई है, और इस जगह पे, इस वॉल पे यहाँ ऊपर एक लाइट लगी हुई है, ठीक है ना, ये लाइट प्रकाश दे रही है, पंखा नहीं, क्या ये लाइट है। तो अगर मान लो ये लाइट लगी हुई है, तो लाइट है तो वॉल पे, अ लाइट ऑन वॉल, ठीक है, लेकिन हम टेबल के रिस्पेक्ट में पूछें तो ये टेबल के क्या है, अबव है। क्या है टेबल के, अबव। अबव क्यों बोल रहे हैं, ओवर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ओवर का मीनिंग है लगभग ऊपर, जस्ट ऊपर होनी चाहिए, कांटेक्ट तो नहीं होना चाहिए।
लेकिन एबव का मीनिंग क्या होता है कि हायर लेवल पे हो, इससे ऊंचाई पे हो, लेकिन जस्ट ऊपर ना हो, तो हम क्या बोलते हैं? एबव। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे? अ लाइट एबव द टेबल। कोई डाउट किसी को? तो हमें एबव का मीनिंग क्या समझ में आया? एट अ हायर प्लेस। और ये चीज कहीं पे भी हो सकती है, बस ऊंचाई पे होनी चाहिए। वर्टिकली एबव, भाई एबव का यूज अलग है, और वर्टिकली एबव, तो एबव का सेंस तो आ ही गया कि ऊंचाई पर होना चाहिए। वर्टिकली का मीनिंग क्या होता है? जस्ट ऊपर। समझ गया? वर्टिकल मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री। तब ये नहीं तुम फूटा रख के नापने लगोगे, है ना, कंपास रख के कि एंगल 90 बन रहा है कि नहीं, ये तुम नहीं मानेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है ना, टेबल के जस्ट ऊपर लग रहा है, देखने में समझ में आ जाता है ना, तो तुम बोल सकते हो। और तुम्हारा जिस प्रकार से बोलने का तरीका होगा उसका वही अर्थ निकाला जाएगा। तुम्हारे पंखा के लिए तुमने बोला कि अ फैन इज अबव माई हेड, इसका मतलब हम पंखे से दूर खड़े हुए हैं कहीं पे, है तो पंखा हमसे ऊपर, हमसे ऊंची जगह पे, लेकिन जस्ट सर के ऊपर नहीं है। लेकिन हम बोल रहे हैं फैन इज ओवर माई हेड, इसका मतलब पंखा मेरे सर के जस्ट ऊपर है, कांटेक्ट नहीं, लेकिन ध्यान रखना, तभी तो हायर प्लेस है। कोई दिक्कत किसी को? अब जिस प्रकार से एबव का यूज होता है ना, यही ये क्या होता है? रिवर्स हो जाता है किसका? बिलो का, एबव का। एबव का यूज क्या कर देते हैं हम? अपोजिट। तो क्या मिल जाएगा? बिलो। हम इस लाइट के रिस्पेक्ट में बोले तो हम क्या बोलेंगे? टेबल बिलो द लाइट, अ टेबल बिलो द लाइट। समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत? अब आगे बात अंडर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अंडर का यूज ध्यान समझ लो। हमने यहाँ पे एक बिल्ली आ गई घर में, हमारी बिल्ली बैठ गई आके, या चूहा है, चूहा हम बना लेते हैं, एम नाम का लड़का था, ये चूहा है। ये चूहा टेबल के जस्ट कहाँ है? नीचे। टेबल जस्ट इसके ऊपर है ना, और टेबल ने इसको कवर कर रखा है बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्या होगा? हम क्या बोलेंगे? द रैट, क्या बोलेंगे? अ रैट अंडर द टेबल। बोलो, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि जस्ट इसके सर के ऊपर ही नहीं है, इसको कवर भी कर रखा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखो, ये जो ओवर और अंडर होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। कौन से? ओवर और अंडर। अब इसका मीनिंग ये समझ में आता है कि अगर अंडर होने से कोई चीज किसी के बिल्कुल ऊपर कवर कर रखी होगी उसको, तो वर्टिकली अबव का सेंस क्या होता है? कि कवरिंग सेंस होना चाहिए। कैसा सेंस होना चाहिए? कवरिंग सेंस। तो हम यहां लिख दे रहे हैं कवरिंग सेंस। अब तुम कहोगे ये क्या मीनिंग हुआ? तो देखो हम बताते हैं। जैसे ने बोला या हमें तुम बताओ, अच्छा एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, ये एक पेड़ है। अब एक पेड़ के पास यहां एक लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, ये लड़का बैठा हुआ गाना गा रहा है, ठीक है। अब ये लड़का यहां बैठा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? द बॉय, क्या बोलेंगे? बिलो द ट्री बोलेंगे या अंडर द ट्री? भाई बिलो का मतलब ये होता है नीचे, और अंडर का मतलब भी तो नीचे ही होता है, तो बिलो लगाएंगे अंडर लगाएंगे? बताओ यहां पर, बताओ हमने क्या अंडर का यूज सही बताया? तुम क्या लिखोगे? रैट अंडर टेबल या रैट बिलो टेबल? बताओ। अंडर, क्योंकि टेबल ने इसको कवर कर रखा है। और इसी का अपोजिट देख लोगे तो अ टेबल इज ओवर द रैट। समझे कि नहीं समझे? और अ टेबल इज ओवर द रैट हम बोल रहे हैं, इसका मतलब जो टेबल है उसने इसको कवर कर रखा है। तो ओवर का यूज किस सेंस में होता है? कवरिंग सेंस में। और सेम ऐसा ही अपोजिट में अंडर का यूज भी कैसे होता है? कवरिंग सेंस में। अगर कोई चीज कवर कर रही है तो अंडर आएगा। समझ रहे हो? पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति क्यों बैठा है? मान लो धूप निकली बहुत ज्यादा और ये पेड़ के नीचे बैठ गया,
तो पेड़ की छाया लेने के लिए बैठा है ना, इसका मतलब पेड़ की छाया ने इसको कवर कर रखा है। कवरिंग सेंस आ गया, कवरिंग सेंस आ गया तो क्या आएगा, अंडर। तो द बॉय क्या हो जाएगा, द बॉय या अ बॉय अंडर द ट्री। समझ गए? क्योंकि पेड़ का मीनिंग क्या है, पेड़ के नीचे कोई क्यों बैठता है, छाया लेने के लिए, धूप से बचने के लिए, या उसको अच्छा लग रहा होगा। तो कुछ भी सेंस में बैठा हो, वो इतना तो समझ में आता ही है कि उसने पेड़ की छाया लेने के लिए वो बैठा है, ठीक है ना, पेड़ के अंदर बैठा हुआ है वो नीचे। तो पेड़ के नीचे बैठने के लिए हम क्या लगाएंगे, अंडर, बिलो नहीं लगाएंगे। क्या बिलो बैठा है, समझ गए, कोई दिक्कत? अब इसी समय एक और तुम्हें बताएं, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे ने बोला कि बताओ, अच्छा ये सेंटेंस लिखा, हमको सेंटेंस लिख रहे हैं, ध्यान से देखना उनको, है एग्जांपल्स हैं। इसने बोला द रूफ इज, चलो ठीक है, ओवर अबव ऑन माई हेड। एक ये सेंटेंस लिखा है। एक हमने लिखा पुट अ ब्लैंकेट ओवर अबव ऑन द बेबी। एक सेंटेंस है हे, ये लिखो, अच्छा, यू आर बिलो अंडर ऑन CCTV सर्विलेंस। सर्विलेंस देखा है, सर्विलेंस मतलब सर्वेक्षण होता है। CCTV मतलब जो नहीं लगाए जाते हैं, कैमरे लगाए जाते हैं सर्विलेंस करने के लिए, देखने के लिए, तो उनको बोलते हैं CCTV सर्विलेंस। अब तो हमें बताओ, द रूफ इज ओवर लगाएं, अबव लगाएं या ऑन लगाएं माई हेड, ये बताओ। अबव आएगा, ओवर आएगा या ऑन आएगा, जल्दी बताओ। कितने लोग कह रहे हैं ओवर आएगा? आयुषी ओवर क्यों आएगा? हाँ, ये थोड़ी ना कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, रूफ मेरे वहां पे है, भाई रूफ मेरे वहां पे भी, यहाँ पे भी, सामने भी, इधर भी है, पीछे भी तक रूफ गई है। तो रूफ तो हर जगह है, वो हमें कवर किए हुए मेरे सर को, और अगर कवर किए हुए है तो हम रिस्पेक्ट किसको दे रहे हैं, रूफ को। रूफ को लिख रहे हैं हेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या लगाएंगे, ओवर। तो ये अबव और ऑन गलत है। या फिर हम बोल सकते थे आई एम डैश द रूफ, तो आई एम अंडर द रूफ, मैं छत के नीचे हूं, क्योंकि रूफ ने मुझे पूरी तरह से कवर कर रखा है। तो उसके रिस्पेक्ट में बोलोगे हमें, तो हम अंडर लगाएंगे, नहीं तो अपोजिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ओवर। तो ये ओवर का अपोजिट हुआ। अब भी कोई डाउट है किसी क्या? क्लियर, कोई दिक्कत? तो अपोजिट होगा ओवर का अंडर, अपोजिट होगा अबव का बिलो। और ओवर अबव में क्या डिफरेंस, अबव होता है हायर प्लेस के लिए, हायर लेवल के लिए, एट अ हायर प्लेस क्यों लिख दिया, लेवल करो, है ना, लेवल लिख लो यहाँ पे, प्लेस नहीं, सॉरी, लेवल ही बोल मैंने। तो कहीं पर भी ऊंचाई पर हो, हायर लेवल पे हो। अब ऐसे लेवल पे हो, हायर लेवल पे, कि सीधा सीधा ऊपर हो जाए, वर्टिकली अबव हो जाए, तो ओवर लगेगा। कवरिंग सेंस है तो भी ओवर लगेगा। और अगर सरफेस कांटेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, तब क्या लगाएंगे, ऑन। आगे आ जाओ, पुट अ ब्लैंकेट ओवर अबव ऑन द बेबी, क्या आएगा, ओवर अबव ऑन, क्या आएगा, ओवर। क्यों? क्योंकि ब्लैंकेट को तुम बेबी के ऊपर ऐसे डालोगे कि बच्चा उसको ओढ़ ले। ये थोड़ी ना ब्लैंकेट तहाया और उसको फोल्ड करके उसके ऑन द बेबी, बेबी के ऊपर रख दिया। भाई तुमने ऑन लगाया, इसका मतलब क्या है कि तुमने ब्लैंकेट लिया और बच्चे के ऊपर रख दिया है, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। गलत नहीं होगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कोई ऐसी मीनिंग कहीं पर भी नहीं कि कंबल ताहो और बच्चे के ऊपर रख दो, नहीं, उससे उड़ाया जाता है बच्चे को। तो पुट अ ब्लैंकेट का मतलब चादर डाल दो या उड़ा दो, ब्लैंकेट कंबल, क्या होगा, ओवर। तो ये अबव और ऑन यहाँ पर क्या है, सेंसलेस है।
अगला, यू आर बिलो अंडर ऑन सीसीटीवी सर्वेलेंस, क्या होगा भाई? सीसीटीवी सर्वेलेंस में क्या होता है? ये दीवार है मान लो, यही यहाँ पर एक हमने ये कैमरा लगा दिया, ये इस तरह का, ठीक है ना। अब सीसीटीवी में क्या होता है कि भाई इसकी जो कैमरे की जो विजन होती, उस विजन में सब कुछ कवर हो रहा होता है, नहीं हो रहा है। तो अगर कैंडिडेट्स सीसीटीवी के विजन में कवर हो रहे हैं तो कवरिंग सेंस आया कि नहीं आया? बात की जा रही यू से, तो तुम सीसीटीवी सर्विलेंस के कवरिंग में हो ना, तो क्या लगाएंगे हम? अंडर। तो बिलो गलत है ना। एग्जाम दिया है कभी एसएससी का? लिखा रहता है ना यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, देखे हो कभी? नहीं देखे हो तो अब समझ लो क्या आएगा? अंडर। तो कोई डाउट किसी में भी? समझ में आया सभी को अच्छे से? तो ध्यान रखो, मीनिंग सबकी अलग अलग होती है, हम किस तरह से इनका यूज करते हैं उसको समझ लो, रटना नहीं है कहीं पर भी। क्लियर? नोट करो। 2-3 सेंटेंस हम दे रहे हैं, करके दिखाओ हमें, ठीक है? इसी में ये रफ कर दें। अच्छा, सेंटेंस चलो तुम लोग कर लोगे। एक चीज़ हमें बताओ, जैसे हमने बोला एक हम 3 सेंटेंस लिख रहे हैं, बताओ ये सही है क्या? एक लिखा हमने, ये 2 सेंटेंस हमने लिखे हैं। क्या तुम बता सकते हो इनमें क्या अंतर है? और क्या एक ही मीनिंग है आई एम अंडर द फैन की? बता सकते हो? प्रयास करो। लिखा आई एम अंडर द स्काई, इसका मीनिंग क्या है भाई? अंडर कब लगाते हैं? जब अपोजिट हो जाए ओवर का। मैं आसमान के नीचे हूं, अंडर का हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आसमान इधर भी है, आसमान उधर भी है, आसमान तो हर जगह है ना। आसमान ने मुझे कवर किया हुआ है, किया है ना, तो कवरिंग सेंस में तो अंडर लगाते हैं और ओवर लगाते हैं। एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज ओवर होगी और दूसरे के रिस्पेक्ट में पहली वाली अंडर होगी। इसमें क्या कोई डाउट है? अभी ने बताया था टेबल ओवर है, टेबल क्या है? ओवर है रैट के, और रैट अंडर है टेबल के, तो किसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हो ये बात है। सिमिलरली तो आई एम अंडर द स्काई सही है, मैं आसमान के नीचे हूं, ठीक है ना, कवरिंग सेंस में। अब अगला लिखा है आई एम अंडर द फैन। अंडर द फैन का मतलब क्या मीनिंग हुआ आई एम अंडर द फैन का? मैं फैन के जस्ट नीचे हूं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट के सेंस को भी दिखाता है। भाई ओवर लगाएंगे तब द फैन इज ओवर मी, ये हम बोल देंगे, लेकिन आई एम अंडर द फैन बोलेंगे ना। लेकिन ध्यान रखो, इसका मतलब एक ही मीनिंग नहीं है, इसकी दूसरी मीनिंग भी है। आई एम अंडर द फैन का मतलब है शायद हम हवा की बात कर रहे हो, क्योंकि पंखा चल रहा है तो पंखे की हवा तो हर जगह लग रही है ना। तो भले हम सीधे सीधे नीचे ना भी हों, हम थोड़ा दूर भी खड़े होंगे ना, और हम हवा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो भी हम क्या बोलेंगे? आई एम अंडर द फैन। कि एक्चुअल में हम बोल क्या रहे हैं? आई एम अंडर द एयर ऑफ द फैन। समझ रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? अभी डाउट है तो ध्यान रखना, अंडर का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ पंखा ऊपर, तुम उसके जस्ट नीचे, तुम अगल बगल भी हो सकते हो, क्योंकि तुमने वहां बात किसकी की होगी? एयर के लगने की। तुमने एयर को कवरिंग दी है, मतलब कि तुम्हें एयर ने कवर कर रखा है, इसी वजह से तुमने क्या बोला? आई एम अंडर द फैन। तो दोनों मीनिंग हो सकते हैं। तो कभी किसी ने बोल दिया आई एम अंडर द फैन, समझ जाना कि वो क्या कह रहा है? कि वो पंखे की हवा में है। समझ रहे हो? पंखे की हवा ने इसको कवर कर रखा है। कोई डाउट किसी को? कोई समस्या आ रही है? ये समझ में आ गया ना? अगला देखो, तो देखो अभी हमने इन 5 का यूज समझा। अब ऑन के साथ साथ हम इन का यूज देखेंगे, ठीक है ना, कि कब ऑन और इन के यूज में डिफरेंस आ जाता है। इसके लिए हम कुछ फ्रेजेस को देखेंगे, हम कुछ फ्रेजेस लिखेंगे, ठीक है। तो उन फ्रेजेस में ऑन या इन में से किसी एक का यूज करके हमें दिखाना। तो अगला हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑन और इन का यूज। तो कुछ हम फ्रेजेस लिख रहे हैं, ठीक है ना, उनमें लगाओ।
तो इन सभी फ्रेजेस में तुम्हें ऑन और इन का या जो भी सुटेबल हो उसका यूज़ करके दिखाना है। जल्दी से तुम लोग करो, फिर हम बता रहे हैं, ठीक है ना? जल्दी से करो सभी लोग, 1 मिनट। समझ गए हो ना क्या करना है? ऑन और इन में से कोई यूज़ करना है, ठीक है ना? या जो भी सुटेबल हो तुम्हें वो लगाना है। लगाओ जल्दी से। देखो भैया, देखो ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब कांटेक्ट ऑफ सरफेस हो, मतलब सरफेस जो हो ना वो कांटेक्ट में हो। दो चीज़ों के अगर सरफेसेस कांटेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपस में, है ना, कांटेक्ट हो रहे हैं, तो क्या लगाएंगे हम? ऑन। पहले ही पढ़ चुके हैं। इनका यूज़ कब करते हैं? ध्यान रखो, कोई भी चीज़ अगर इनसाइड है किसी के तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी चीज़ ने किसी को सराउंड कर रखा है। क्या कर रखा है? सराउंड या एनक्लोज कर रखा है। क्या कर रखा है? एनक्लोज, मतलब घेर रखा है, तो हम इनका यूज़ करते हैं। और कोई चीज़ किसी चीज़ में सबमर्ज्ड है, क्या है? सबमर्ज्ड है, तब हम क्या लगाएंगे? इनका यूज़। सबमर्ज मतलब उसमें डूबी हुई होना, तो हम क्या लगाते हैं? इनका। तो इनके डिफरेंट यूज़ हैं। जहाँ पर भी ये सिचुएशन बनेगी इन लगाएंगे, कांटेक्ट ऑफ सरफेस होगा तो ऑन लगाएंगे। अब आ जाओ इसमें, मैन डैश फ्लोर, क्या होगा बताओ? ऑन, क्योंकि कांटेक्ट होगा ना मैन और फ्लोर का। मैन ऑन स्टूल, मैन ऑन चेयर होगा। ध्यान रखो, जब स्टूल होता है ना, जैसे ये स्टूल है, ये स्टूल है, ठीक है ना, इस तरह से ये स्टूल है। कोई व्यक्ति जब स्टूल पे बैठेगा ना, तो स्टूल पे बैठेगा, स्टूल में घुसेगा नहीं वो अंदर। लेकिन चेयर देखी तुमने कभी? चेयर तुमने देखी तो कुछ इस तरह की होती है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और ये नीचे पैर है। एक पाँव कहाँ बना दें, ये बना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह जब चेयर होगी ना, तो चेयर में देखना तुमने ये हत्थे लगे होते हैं ना, ये इस तरह के रखने वाले हाथ, ये क्यों? ये चेयर का पीछे वाला पीठ जिसमें छुएगी तुम्हारी, ये चारों पैर हो गए। और ये तो हत्थे होते हैं ना, तो कोई व्यक्ति इधर से आके बैठेगा जब, तो वो चेयर में क्या होता है? अंदर बैठता है चेयर के। ध्यान रखो, चेयर उसके आसपास होती है, वो चेयर के अंदर एनक्लोज होता है। समझो इस बात को, नहीं समझ पा रहे हो? ये चेयर पड़ी हुई देखो, दिखाएं क्या इसको उठा के? ये चेयर दिख रही तुम्हें? देखो भाई, हम उठा के दिखाएं, देखो चेयर है ना, इस चेयर में तुम जब बैठोगे ना, ये कवर हो जाओगे ना, इसमें अंदर एनक्लोज होगे कि नहीं? तो हमेशा चेयर में घुस के बैठोगे। तो इस वजह से हम चेयर के लिए क्या लगाते हैं? हमेशा इन लगाते हैं। तो तुमने मैन ऑन चेयर बोला है तो तुम बेवकूफ़ हो। क्या होगा? मैन इन चेयर। अगला मैन इन सोफा, गुड। सोफे में बैठो, दब जाओगे ना अंदर थोड़ा सा, सोफा है भाई वो मुलायम है, जैसे तशरीफ रखोगे थोड़ा अंदर चले जाओगे, तो क्या होगा? इन। अगला मैन डैश राफ्ट, राफ्ट जानते हो? राफ्ट नहीं जानते हो? देखो तुमने देखे, ये इस तरह से लकड़ी के लट्ठे लगा लेते हैं ये लोग, बांध लेते हैं इनको फिर, ठीक है ना, और देखो, हाँ, इनको धागे से बांध लेंगे रस्सी से, और पानी पे क्या करते हैं? तैरते हैं। इधर नहीं होगी, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? राफ्ट। अगल बगल हाथ से चप्पू ले कैसे चलाते रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? राफ्ट। तो राफ्ट बिल्कुल फ्लैट होती, तो क्या होगा? ऑन राफ्ट। और मैन क्या होगा? अच्छा, बोट इस तरह से होती है, देखी कभी कि नहीं? बोट में ऐसे बैठोगे ना अंदर घुस के थोड़ा सा, ये तो क्या होगा? इन बोट। अब देखो शिप में क्या है? इन आएगा या ऑन आएगा बताओ? देखो शिप, हाँ बहुत सही, बहुत अच्छी बात, दोनों ही हो सकते हैं। शिप की खासियत क्या होती है? शिप बहुत डेक की होती है, जैसे इसमें ये बिल्कुल जैसे नीचे वाला सिरा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा? एक का यहाँ पर हो फ्लोर, एक है ना, फिर हो सकता है इसके ऊपर हो सकता है फिर इसके ऊपर हो। तो तुम अगर यहीं बैठे हो तो इनसाइड हो, है ना, मान लो इसके अंदर ही हो तुम, तो तुम इन बोलोगे ना शिप के। लेकिन मान लो सबसे ऊपर खड़े हुए हो, या यहाँ पे डेक पे खड़े हुए हो, जो सीधा सीधा फ्लोर होता है ना शिप का, उसको हम बोलते हैं शिप का डेक। क्या बोलते हैं?
डेक, DECK, डेक। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? इसीलिए जब तुम मर्चेंट नेवी का फॉर्म भरो कभी, या जिसने भरा होगा उससे पूछना, उसमें एक पोस्ट होती है डेक कैडेट। कौन सी होती? डेक कैडेट। उसका काम क्या होता है? जो डेक होता है ना, जो सरफेस होता है शिप का, उसकी सफाई या जो भी करना उस पर, उसका उसमें वर्क होता है। ठीक है ना, तो उसको डेक कैडेट बोलते हैं। तो अब वो डेक पे खड़ा है तो वो ऑन है, और मान लो अगर कोई एक फ्लोर है उसका, उसके इनसाइड है तो क्या है? इन है। तो दोनों ही सेंस आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे ऑन और इन दोनों का यूज कर सकते हैं, बस अर्थ बदल जाएगा दोनों का यूज करने से। अब आदमी, बाइक क्या घेर सकती है आदमी को? एनक्लोज कर लेगी, सराउंड कर लेगी। बाइक में सबमर्ज हो जाए कोई आदमी? नहीं, क्या आएगा? ऊपर ही बैठेगा, उसके ऑन आएगा। लेकिन मैन कार के इनसाइड होगा तो मैन इन कार। तुमने देखा कोई व्यक्ति खड़ा होकर जा रहा कार के ऊपर? जनरली कार में ऐसा नहीं होता ना, तुम एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो अपनी, वो एक अलग चीज है। अगला मैन क्या होगा? क्या आएगा? मैन अंडर आएगा। ठीक है ना, ये लिख दिया, ज़्यादा ध्यान रखना। मैन अंडर ट्री, पेड़ के नीचे होता है आदमी। मैन इन ट्री कैसे हो जाएगा? ठीक है ना। बर्ड क्या आएगा लक्ष्मी? इन ट्री। बोलो आए कि नहीं? कभी तुमने देखा है कि ये पेड़ है इस तरह से, पक्षी यहां पे बैठा हुआ उस जगह पे, तुम्हारा पेड़ और यहां पे ऐसा अगर पक्षी बैठा हुआ है, कभी देखा है ऊपर बिल्कुल बैठे हो पेड़ पे, सबसे ऊपर बैठा हो तो कांटेक्ट ऑफ सरफेस कैसे हो जाएगा? पक्षी कहाँ होता है? इनसाइड बैठता है, तो क्या होगा? इन ट्री आएगा। अगला बर्ड डैश ब्रांच ऑफ द ट्री। अब देखो, जैसे पेड़ की शाखा है, ठीक है ना, अभी पक्षी आके शाखा बैठ जाए, ठीक है ना, ये इसके पंख हैं पक्षी के, तो शाखा पे बैठा है तो हम क्या बोलेंगे? बर्ड ऑन ब्रांच ऑफ द ट्री। अब तो उसके पैरों का और जो शाखा है, ब्रांच है, उसका कांटेक्ट होगा ना, तो बर्ड ऑन ब्रांच ऑफ द ट्री। अगला बोट। अच्छा, नदी के ऊपर, ये नदी है और बोट ऐसे खड़ी रहती है इसके ऊपर बेवकूफ, ये बोट है, सॉरी, यहाँ चलो। अब तुम्हारी बोट, ये नदी का ये सरफेस है, ये पानी भरा है, और ये बोट ऐसे रखी रहेगी यहाँ पे, सारी थोड़ा अंदर हो जाती है, हमेशा ये हो जाती है कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे? बोट इन रिवर। सबमर्ज होती एक हद तक, नहीं होती। अगला रुपीस। अब जो तुम्हारे पैसे हैं वो तुम्हारे पॉकेट के अंदर होंगे ना, कांटेक्ट हो रहा होगा पॉकेट का, तो क्या रुपीस इन पॉकेट, ये इनका यूज होता है। अब तुम्हें हंसी जरूर आ रही है, लेकिन तुम यहाँ से मेरी चेयर देखो, सही लगेगी। समझ रहे हो कि नहीं? अब भले तुम्हें समझ में ना आ रही है, थोड़ी तिरछी कर देते तो समझ में आती है। रुकना अभी, ये रही चेयर। अब तो आ रही समझ में? कोई दिक्कत किसी को? इसको नोट कर लो, तैयार कर लो, ठीक है ना। अगली क्लास में मिलते हैं। एक चीज ध्यान समझ लो, देखो हमने भी तुम्हें एग्जांपल दिया, जैसे मान लो ये पेड़ है, यहाँ पे पक्षी, ये व्यक्ति कोई बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये हम बता चुके हैं हालांकि। तो हम क्या बोलेंगे? मैन अंडर ट्री। तो इसका मीनिंग क्या होता है? मैन अंडर द शेड ऑफ ट्री, मतलब वो जो पेड़ की छाया है ना, उसने उसको कवर कर रखा है, तो मैन उसके नीचे बैठा है, इसलिए हम अंडर लगाते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखना, अच्छा छाया की कौन कौन सी मीनिंग होती है, कोई बता सकता है? शेड और शैडो। शैडो माने छाया होता है। ध्यान रखना, आदमी की जो परछाई होती है, लिविंग थिंग की जो परछाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? शैडो, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी निर्जीव वस्तु की परछाई है तो हम क्या बोलेंगे? शेड। समझ रहे हो? पेड़ को निर्जीव मानते हैं ग्रामर, इसलिए शेड लगाते हैं, अंडर द शेड ऑफ ट्री, लेकिन अंडर द शैडो ऑफ समवन होगा। समझ गया कि नहीं? नोट कर लो, अगली क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? क्या? ऑन और इन का यूज पढ़ चुके थे ना। देखो अब अगली कैटेगरी पे चलते हैं। दो प्रीपोजिशन है, इनके यूजेस में डिफरेंस समझना है हमें, ठीक है। कौन कौन से हैं इस बार? ये हैं बिटवीन और अलोंग।
बिटवीन और अलोंग के यूज में क्या डिफरेंस होता है हमें ये समझना है। हम एक एक्सरसाइज लिख रहे हैं, सभी लोग पहले एक्सरसाइज नोट कर लो जल्दी से, ठीक है ना। देखो इन चारों सेंटेंसेस में बिटवीन और देखो क्या लिख दिया यार, ये अमंग है, एल लिख दिया। बिटवीन और अमंग का यूज करना है, ठीक, पहले भी पढ़ा होगा तुमने कभी ना कभी कि कैसे यूज किया जाता है। देखो ध्यान से देखो, बिटवीन का यूज हम तब करते हैं, कब करते हैं, उस कंडीशन में करते हैं जब दो की बात की जाती। कितने की बात की जाती? दो की। दो के बीच में किसी एक निश्चित समय में, टू एट अ टाइम, मतलब एक ही टाइम में अगर दो लोगों की बात की जा रही, दो लोगों के बीच की, तो बिटवीन का यूज करेंगे। और अगर दो से ज्यादा लोगों की बात की जा रही है एट अ टाइम, तो हम यूज करेंगे अमंग का। समझ रहे हो? हिंदी मतलब होता है बीच में। क्या होता है? बीच में। तो पहला सेंटेंस लिखा है राधा एंड प्रीति डिस्कस्ड द मैटर। राधा और प्रीति ने मैटर को डिस्कस किया। किनके बीच में? भाई दो ही लोग तो हैं, दोनों आपस में बात करेंगी तो क्या आएगा? बिटवीन, बिटवीन देम। नेक्स्ट, ऑल द बॉयज डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी। क्या होगा मानवी? अमंग होगा, ठीक है ना। मान लो किसी एक को 50 दी गई, तो एक ही समय में क्या करेंगे, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक ही समय में मिठाई बांटी गई या धन बांटा गया, है ना। मनी लिख लो या स्वीट्स लिख लो, कुछ भी लिख दो, ठीक, अमंग आएगा क्योंकि दो से ज़्यादा की बात की गई। अगला, द मैचेस ऑफ एशिया कप। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, विल बी प्लेड, खेले जाएंगे। क्या आएगा बताओ लक्ष्मी? लक्ष्मी बिटवीन क्यों आएगा? हाँ, क्योंकि एक टाइम में सिर्फ दो लोगों के बीच में मैच होगा। क्रिकेट का गेम ही दो लोगों के बीच में होता है, दो टीमों में। क्या इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एक साथ खेल लेंगी तीनों? नहीं ना। तो एक ही टाइम में किन्हीं दो के बीच में होगा। हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का हो सकता है इंडिया श्रीलंका का हो, या पाकिस्तान श्रीलंका का हो। क्यों? इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो भी क्या है यहाँ पे? बिटवीन। अमंग लगा के मूर्ख मत साबित करना अपने आप को। अगला, मेंशन द डिफरेंसेस। डिफरेंसेस को मेंशन करना, किसके बीच में? सॉलिड, लिक्विड और गैस के। तो एक बार में किसी दो का ही तो बताओगे, सबका बता दो क्या? नहीं, एक टाइम में किसी दो का बता सकते हो कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, लिक्विड के दूर दूर, ठीक है ना। तो दो दो करके बताते हैं, इसलिए यहां पर भी हम क्या लगाएंगे? बिटवीन। क्लियर होगी बात कि नहीं? इजी है कि नहीं? जल्दी से नोट कर लो। चलो आगे देखते हैं। अब देखो बिटवीन और अमंग में अंतर क्लियर हो गया। अब हमें और थोड़े अंतर क्लियर करने हैं। किसके बीच में? देखो इसमें कोई डाउट है किसी को भी? आगे देखो, देखो ये वर्ड तुम लोगों ने सुने होंगे कई बार। कौन कौन से? जैसे अमंग, अभी अभी सुना है ना। एक अमंगस्ट होता है। क्या होता है? अमंगस्ट। और क्या क्या होते हैं? एक होता है एमिड, फिर एमिडस्ट। बोल लोगे कि नहीं? ये क्या लिखा है? एमंग, एमंगस्ट, एमिड, एमिडिस्ट, ठीक है ना। बोल लोगे कि नहीं? क्या क्या लिखा है? एमंग, एमंगस्ट, एमिड, एमिडस्ट, एमिडस्ट। क्लियर? तो इनमें क्या डिफरेंस होता है हमें समझना है। हम फिर से एक्सरसाइज लिख रहे हैं, पहले एक्सरसाइज लिखो, सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे, ठीक है। देखो ये चार सेंटेंस हमने लिखे हैं, इनमें एमंग, एमंगस्ट, एमिड, एमिडस्ट का यूज़ करना, ठीक है ना। किस तरह से करते हैं? अभी हमने क्या देखा था कि एमंग का यूज़ हम कर रहे थे, ठीक है ना, जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक ही टाइम में कोई चीज़ बांटनी हो। तो एमंगस्ट क्या है फिर? ये भी समझना होगा ना। तो देखो बेसिक डिफरेंस तो ये है कि एमंग और एमंगस्ट, ये जो दोनों हैं, ये दोनों ही
ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। और जो एमिड एमिडस्ट हैं, ये दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? एक चीज और, अब बात ये आती है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन में एमंग कब आएगा, एमंगस्ट कब आएगा। अगर ध्यान रखो कि एमंगस्ट और एमिडस्ट कौन कौन से, ये दोनों एमंगस्ट और एमिडस्ट, ये इनका प्रयोग तब किया जाता है जब इनिशियल जो साउंड हो, इनिशियल साउंड वो कैसा हो, वो वॉवेल हो। क्या हो? वॉवेल हो। और इनका यूज कब करेंगे? एमंग और एमिड का, इन दोनों का यूज कब करेंगे? जब इनिशियल साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो एमंग और एमिड आपस में जुड़ रहे हैं किस बात से, कि इनका प्रयोग हम कब करते हैं? जब इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड हो। अगर इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ एमंग आ रहा है, इसका मतलब आगे क्या होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और एमिड कब आएगा? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन आएगा। कोई डाउट किसी को? अब इन सेंटेंस को करते हैं। तो लिखा है मिस्टर एम गुप्ता डिस्ट्रीब्यूटेड द शेयर्स, उन्होंने शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए। अब देखो ऑल आ गया ना। पहली बात तो ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, बहुत से मेंबर्स के बीच में बांटे। और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब हम क्या समझ गए कि एमंग या एमंगस्ट में कुछ आना है, ठीक है ना। लेकिन ऑल में देखो जो साउंड आ रहा है ना, यहाँ पे आ का आ रहा है ना, ओ का, तो ओ आने से जो हिंदी का एक स्वर है, वोवेल है, इस वजह से हम किसका यूज करेंगे? एमंगस्ट का। किसका यूज करेंगे? एमंगस्ट। कोई डाउट किसी को? समझ में आया? अगला देखो, ही कुड नॉट फाइंड एनी फ्लॉ, उसे कोई भी कमी नहीं, वो कोई भी कमी नहीं ढूंढ सका। इंटीग्रिटी ऑफ देम। अब ये बताओ, ये इंटीग्रिटी ऑफ देम प्लूरल काउंटेबल नाउन, सॉरी प्लूरल है ना ये लोग, इनके बीच में है ना, तो इनके बीच में हमें क्या देखनी है? तो प्लूरल के लिए क्या क्या आते हैं? एमंग, एमंगस्ट, ठीक है ना। लेकिन क्या देम के हिसाब से आ रहा है क्या? हमें बात तो इंटीग्रिटी करनी है ना, उनके बीच की इंटीग्रिटी की बात की गई है, अखंडता की। तो अगर इंटीग्रिटी की बात की गई तो हम किसका यूज करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन हो गया ना। अब अनकाउंटेबल नाउन में तो एमिड और एमिडस्ट में कोई भी लगा सकते हो, लेकिन हम क्या लगाएंगे? आई ई से स्टार्ट होता है ना, इस वजह से हम क्या यूज करेंगे? इनिशियल वोवेल साउंड, जो कि किस में मिलता है हमें? एमिडस्ट में। तो ये हो जाएगा एमिडस्ट। बात समझ में आई कि नहीं? तो मान ली देम से नहीं देखना है, इंटीग्रिटी ऑफ देम देखनी, उनके बीच की इंटीग्रिटी, ठीक है ना। इंटीग्रिटी तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो हम एमिड या एमिडस्ट में कुछ लगाएंगे। लेकिन देखो इनिशियल जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है? ई का आ रहा है ना, इस वजह से हमने इन दोनों में भी क्या चूज किया? एमिडस्ट। क्लियर? आगे आ जाओ। अब तुम ही लोग बताओगी। रजत डिस्ट्रीब्यूटेड द फाइल्स। लक्ष्मी क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए लक्ष्मी? एमंगस्ट। अमंग गेस्ट नहीं, कोई मेहमान थोड़ी ना है, एमंगस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एमंगस्ट। देखो 8 स्टूडेंट्स हैं, ये गिने जा सकते हैं ना, प्लूरल हुए ना। तो अगर ऐसी ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इन दोनों में कोई आएगा। लेकिन यहाँ देखो ए की ध्वनि आ रही है ना, ए का ध्वनि आ रहा है, जो कि ए क्या हिंदी का स्वर, इसलिए एमंगस्ट लगाएंगे। यहाँ अगर 4 लिखा होता, फा आता, तो हम क्या लगाते? एमंग। अभी हमने देखो पिछले 2 जो सेंटेंस लिखाए थे उसमें देम का यूज कर रहे थे, एमंग देम आ रहा था ना। क्यों? दूसरा सेंटेंस जो था, क्योंकि देम में दा की ध्वनि होती, इसलिए हमने वहां लिखा है ऐसा था जिसमें एमंग ही लगे। एमंग एमंगस्ट तो हम यहाँ समझेंगे अब, तो इसलिए हमने वहां क्या लगाया? एमंग, क्योंकि दा आ रहा था। यहाँ ए आ रहा है इसलिए एमंगस्ट हो जाएगा। क्लियर? मान ली लास्ट में क्या होगा? देयर आर मैनी पॉट होल्स। पॉट होल्स जानते हो? गड्ढे सड़क के क्या बोले जाते हैं? पॉट होल्स। तो देयर आर मैनी पॉट होल्स क्या होगा? बताओ। अच्छा हैं क्या? बताओ। अच्छा क्या है बताओ? क्यों? मैनी पॉट होल्स हैं। अच्छा बताओ रोड क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हम उस सड़क की बात कर रहे हैं, एक सड़क की, किसी की,
तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ ना, बहुत अच्छी बात कही। तो एमिड या एमिड्स्ट में कुछ लगना है, लेकिन द आ रहा है ना यहाँ पे इनिशियल साउंड, इसलिए क्या आएगा एमिड। कोई बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? तो हम क्या समझे कि जब हम एमंग का यूज करेंगे या एमंगस्ट का, ये समझ लो ऐसे एमिड का, मतलब एमिड वाले दोनों हम कब यूज करते हैं? जब हम किसकी बात करें? इन द मिडिल ऑफ प्लेस की खासकर बात, किसी स्थान के बीच में की बात की जाएगी तो क्या आएगा एमिड। और एमंग कब आएगा? जब हम क्या शो कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? वितरण। कोई चीज बांट दी जा रही हो, देखो उनके बीच में इंटीग्रिटी होगी ना, उनके बीच में, तो कोई चीज बांटी थोड़ी ना जा रही है। यहां देखो बांटा जा रहा है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो वहां जहां बांटा जाएगा वहीं अमंग या अमंगस्ट आएंगे। लेकिन जहां पर इन द मिडिल ऑफ किसी चीज के बीच की बात आ रही है तो हम क्या लगाएंगे एमिड या एमिडिस्ट। समझ गया कि नहीं? कोई कंपनी कहती वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स एमिडिस्ट ऑल द कंपनीज ऑफ इंडिया, तो वहां पे एमिडिस्ट आएगा, है ना, अमंगस्ट नहीं आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लो। किसी कुछ पूछना है इसमें तो क्लियर कर लो। एमंग और एमंगस्ट कब लगाएंगे? जब कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। एमिड एमिडिस्ट कब लगाएंगे? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन आएगा। एसटी वाले जो दोनों है ना, ये इनिशियल इनके वोवेल साउंड आता है, जो बाकी दोनों उनके साथ कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। एमिड का यूज हम तब करते हैं जब चीज़ों के बीच की बात होती, और जब डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहा हो, है ना, जब वितरण शो हो रहा हो तो हम एमंग का यूज करेंगे। देखो यहाँ इंटीग्रिटी लोगों के बीच में होगी, ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो ही नहीं सकता है तो फिर कैसे तुम यहाँ एमंग लगा दोगे? तो एमिडी आएगा। अब तो यहाँ आई की ध्वनि आ रही ई, इसलिए क्या हो जाएगा एमिडिस्ट। अब तो कर लोगे, पढ़ना सीख लेना है, एमंगस्ट एमिडिस्ट, ठीक है। आगे देखो, अगला यूज हम देखने जा रहे हैं बिकॉज और बिकॉज ऑफ का। कायदे से बोलना तो बिकॉज ऑफ चाहिए, है ना, बिकॉज ऑफ। क्लियर? देखो बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। एक एक्सरसाइज लिख रहे हैं हम, एक्सरसाइज के थ्रू समझेंगे उसको भी। तो अगला है बिकॉज और बिकॉज ऑफ, ठीक है ना। एक्सरसाइज लिखो पहले तो। चलो आ जाओ भाई। देखो बिकॉज और बिकॉज ऑफ में डिफरेंस समझना है। देखो बिकॉज अपने आप में एक कंजंक्शन होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना इसको। बिकॉज क्या अपने आप में एक कंजंक्शन, और ये कंजंक्शन है, इसी वजह से इसके साथ हम किसका यूज करते हैं? एक सेंटेंस का। या ये समझ लो कि किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए अगर हमें कोई रीजन देना है तो बिकॉज का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन बिकॉज के साथ देखो ऑफ लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये ऑफ क्या अपने आप में? प्रीपोजिशन। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ भी अपने आप में क्या हो जाता है? एक प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो मैं ध्यान होगा हमने बताए थे, कौन से बताए थे? हमने बताए थे फ्रेज प्रीपोजिशन। तो देखो जो फ्रेज प्रीपोजिशन होते हैं ये एक तरह के कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन होते हैं, और ये बनते कैसे हैं? जब हम किसी भी वर्ड के आगे या पीछे दोनों तरफ प्रीपोजिशन जोड़ दें या बाद में जोड़ दें प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो आगे पीछे दोनों जगह प्रीपोजिशन जोड़ सकते हैं, जैसे इन एडिशन टू, इन ल्यू ऑफ, होते कि नहीं, के बदले में, किसी चीज़ के साथ साथ, इन एडिशन टू, बिकॉज ऑफ, है ना, के कारण। तो ये अपने आप में पूरा ही क्या बन जाता है? एक प्रीपोजिशन की फ्रेज। और ये प्रीपोजिशन बन गया, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद एक तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा होगा, दूसरी बात है इसके साथ क्या आएगा? एक वर्ड या फ्रेज। क्लियर? नहीं बात समझ में आ रही? यहां ये कंजंक्शन है, इसलिए इसके साथ क्या होता है? सेंटेंस।
लेकिन जब बिकॉज के साथ ऑफ लग जाता है तो ये पूरा प्रीपोजिशन हो जाता है। प्रीपोजिशन है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में आएगा ये, और अगर ये प्रीपोजिशन जैसा आ रहा है तो इसके तुरंत बाद ये क्या आएगा, एक शब्द या एक फ्रेज, कुल मिला के एक वर्ड या फ्रेज के पहले क्या आएगा, प्रीपोजिशन। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो जैसे पहला सेंटेंस है, सलमा कुड नॉट अटेंड द स्कूल, सलमा स्कूल नहीं अटेंड कर सकी। अब देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है, ठीक है ना, सॉरी सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इस वजह से पूरा सेंटेंस हुआ ना ये। और अगर ये पूरा सेंटेंस हुआ तो हम क्या करेंगे, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन यूज करेंगे। कंजंक्शन यूज करेंगे इसलिए क्या देंगे, कारण देने के लिए, बिकॉज। क्लियर? कोई डाउट किसी को? आगे देखो, ये आ रहा है हेवी रेन्स। हेवी रेन्स का मतलब समझते हो, जब रुक रुक कर तेज बारिश होती है ना तो उसको हेवी रेन्स बोलते हैं। लगातार होती रहे, एक बार हुई है तो हेवी रेन बोलेंगे, भारी बारिश, ठीक है ना। एक इसके लिए इडियम भी होता है, कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश, होता है कि नहीं, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत भीषण बारिश हो रही, मूसलाधार बारिश हो रही। तो हेवी रेन्स अपने आप में एक फ्रेज है ना, और इस फ्रेज को जोड़ना है भाई। इस फ्रेज के कारण ही क्या है, जो रोड्स हैं वो पानी से भर गई हैं, जल का जमाव हो गया, वाटर लॉग हो गई रोड, तो ये कारण है ना। और ये कारण है, इसके पीछे एक शब्द आ रहा है तो हमें, या सॉरी फ्रेज आ रही है, तो फ्रेज को जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन, और क्या लगाएंगे हम, बिकॉज ऑफ। कोई डाउट? बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स द रोड्स आर वाटर लॉग। वहाँ पूरा सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक फ्रेज आ रही, इसको जोड़ना है तो बिकॉज ऑफ। क्लियर? पीछे भी हो सकता था, द रोड्स आर वाटर लॉग्ड बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, तब भी सही। आगे देखो, अब देखो देयर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नो वन, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। वहाँ कोई नहीं था, सी फेल्ट अनईजी, तो उसको अनईजी फील हो रहा था, या उसने अनईजी फील किया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, जब पूरा सेंटेंस मिल गया, सेंटेंस को जोड़ना क्या लगाएंगे, कंजंक्शन, और कंजंक्शन लगाना तुम क्या लगाएंगे, बिकॉज। क्लियर? बिकॉज देयर वॉज नो वन, सी फेल्ट अनईजी। आगे देखो, ही कुड नॉट स्पीक एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं कह सका। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ये एक फ्रेज है ना मानवी, कि सेंटेंस है, ये क्या है, अपने आप में सेंटेंस है, फ्रेज है, फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इसमें खुद का सब्जेक्ट वर्ब नहीं। अगर ये फ्रेज है तो हम इसको जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि कारण देना है, क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से ऐसा वो नहीं कर पाया कि वो कुछ भी नहीं बोल सका, इसलिए हम क्या लगाएंगे, बिकॉज ऑफ। कोई डाउट किसी को? समझ में आया? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? नोट करो। आगे देखो भाई, अगले प्रीपोजिशन ग्रुप पे आते हैं। इसमें बिकॉज और बिकॉज ऑफ में कोई डाउट है किसी को? क्यों भाई? देखो, बिकॉज ऑफ के इस सेंस में दो प्रीपोजिशन और यूज किए जाते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से होते हैं वो? अच्छा, बता सकते हो? एक होता है ड्यू टू, के कारण, और एक होता है ओविंग टू, के कारण। ये दोनों ही किस सेंस में यूज किए जाते हैं? ये दोनों ही यूज किए जाते हैं बिकॉज ऑफ के सेंस में। इसी सेंस में दोनों यूज होते हैं, ये दोनों ही, ठीक है ना। अब कहो कि इसमें डिफरेंस क्या होता है? क्यों भाई, यही तो पूछोगे क्या डिफरेंस है दोनों में। पहले हम सेंटेंस लिखेंगे, फिर तुम लोग को डिफरेंस समझाएंगे। एक्सरसाइज लिखो। देखो भैया, ड्यू टू और ओविंग टू दोनों ही रीजन देने के लिए यूज किए जाते हैं बिकॉज ऑफ के सेंस में। अब बिकॉज ऑफ के सेंस में यूज किए जाते हैं तो हमें इतना तो पता चल ही गया कि ये प्रीपोजिशन है ना। इनके तुरंत बाद क्या आएगा, एक वर्ड या फ्रेज, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो ड्यू टू होता है ना हमारा, ड्यू टू, ये ड्यू टू, ये जो है, इसको हम तब यूज करते हैं जब किसको क्वालिफाई कर रहा हो, ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो। किसको?
नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन को। और ओविंग टू हम तब लगाते हैं जब ये किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करे। बात समझ में आ रही कि नहीं? शुरुआत में ये हम पढ़ चुके हैं कि जो भी प्रीपोजिशन नाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है ना, उनके साथ जो फ्रेज यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। किसको ये चीज नहीं ध्यान है बताओ? और जो एडजेक्टिव एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं प्रीपोजिशन वाली फ्रेज, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्बियल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है ना, या एडजेक्टिव फ्रेज बोल दो, समझ लो। कोई दिक्कत किसी को इसमें? आगे आओ। लिखा ही गॉट सक्सेस, उसे सफलता मिली। अब यहां देखो जो यूज किया गया, ये तो फ्रेज आई है, ये तो नाउन होनी है, होनी ना, ये तो नाउन या प्रोनाउन होना ही है। अब इसको नाउन या प्रोनाउन होना है, इसको हम जोड़ किस तरह? इस वर्ड से जोड़ना है, सक्सेस से। क्यों मानवी? और सक्सेस अपने आप में क्या है? एक नाउन। सक्सेस क्या अपने आप में? एक नाउन। तो सक्सेस अगर ये नाउन है तो इस नाउन से हम हार्ड वर्क को जोड़ रहे हैं ना, तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे? नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिवल फ्रेज होती है, और उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ड्यू टू। कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो ही गॉट सक्सेस ड्यू टू हिज हार्ड वर्क। क्लियर? दूसरा समझना अब ध्यान से, नहीं तो आएगा नहीं। लिखा है लक्ष्मी गॉट सक्सेसफुल। लक्ष्मी ये जो सक्सेसफुल है यहाँ पे क्या है? ये एडजेक्टिव नहीं है क्या? बताओ। ठीक है ना, तो वो सक्सेसफुल क्यों हो गई? ठीक है ना, वो सक्सेसफुल हुई उसके पेशेंस के कारण। तो पेशेंस के कारण हुई ना, तो के कारण के लिए हम ड्यू टू या ओविंग टू में चूज करेंगे। लेकिन ये सक्सेसफुल के जस्ट बाद आएगा ना, ड्यू टू या ओविंग टू, और सक्सेसफुल तो एडजेक्टिव था, तो ये एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा ना। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो हो क्या जाएगा? एडवर्ब फ्रेज। अगर एडवर्बियल फ्रेज है तो हम क्या लगाते हैं? ओविंग टू। अब भी कोई डाउट है क्या? नहीं। अगले माना जरा गौर करिएगा। रमन सोल्ड हिज कार डैश इट्स हेवी मेंटेनेंस। रमन ने अपनी कार बेच दी। इट्स हेवी मेंटेनेंस, इसके मतलब खर्चीले मेंटेनेंस के कारण, उसको बहुत खर्चा करना पड़ता था इसके मेंटेनेंस पे, रख रखाव पे, तो उसने कार बेच दी। अब तुम्हें बताओ, यहां देखो कार आ रहा है, तो कार तो अपने आप में एक नाउन है। नाउन के बाद तुम देखोगे कि इसके बाद ही लगाना है, तो तुमने यहाँ पे तुरंत ड्यू टू लगा दोगे, और क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत हो गया? ये देखो, ये हेवी मेंटेनेंस, ये जो हेवी मेंटेनेंस की बात की जा रही है, ये प्रभाव किस पे डाल रही है? कार पे या बेचने पे? कार पे प्रभाव डाल रही है। हेवी मेंटेनेंस की वजह से ही क्या हुआ है? उसको बेचा गया है। हेवी मेंटेनेंस की वजह से ही क्या हुआ है? बेचा गया है। पेशेंस की वजह से ही वो सक्सेसफुल हुई है। अपने हार्ड वर्क की वजह से उसको सफलता मिली। हार्ड वर्क की वजह से वह थोड़ी ना, तो ही क्यों लगाएंगे? सफलता मिली। क्लियर? धैर्य की वजह से सक्सेसफुल हुई है कि प्राप्त हुआ? नहीं ना। लेकिन हेवी मेंटेनेंस की वजह से बेची गई है। हेवी मेंटेनेंस की वजह से कार नहीं, बेचा गया। इसका मतलब ये जो इट्स हेवी मेंटेनेंस आ रहा है ना, ये किसके लिए आ रहा है? इस सोल्ड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। भले हिज कार इसके बगल में आ रहा हो, और ये सोल्ड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज होनी चाहिए। और एडवर्बियल फ्रेज तब बनेगी जब तुम क्या लगाओगे? ओविंग टू। क्लियर? तो यहाँ क्या आएगा? ओविंग टू। यहाँ ड्यू टू लगा गलत कर देते सेंटेंस को। ठीक, अगला हो। दे रिटर्न द फाइल्स डैश इट्स इररिलेवेंस। तो इररिलेवेंस की वजह से फाइल्स हैं क्या? इररिलेवेंस की वजह से तुमने उनको लौटाया है। ठीक है ना, तो इररिलेवेंस की वजह से क्या हुआ है? लौटाया गया। तो कारण पता करना है, क्योंकि कारण है ना यहाँ पे। ये ड्यू टू और ओविंग टू क्या बताते हैं? कारण। तो रिलेवेंस इररिलेवेंस होने का कारण क्या हुआ? कि तुमने उनको लौटा दिया। इस कारण से तुमने क्या किया? लौटा दिया।
इस कारण से तुमने बेच दिया। धैर्य के कारण सक्सेसफुल हुई, सक्सेसफुल को देखेंगे ना। कठिन परिश्रम कारण सफल हुई, तो सफल को देखेंगे ना। तो जिसको देखेंगे वो कौन सा है। अगर वो नाउन है तो आगे एडजेक्टिव क्लॉज बननी चाहिए, और एडजेक्टिव क्लॉज तब बनती है ना, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज तब बनती है जब हम ड्यू टू लगाते हैं, ये हमें याद करना। और एडवर्बियल फ्रेज तब बनती है जब हम ओविंग टू लगाते हैं। यहाँ सक्सेसफुल एडजेक्टिव था, ये वाली फ्रेज इसको क्वालिफाई कर रही थी, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के कारण इसको एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे, और एडवर्बियल फ्रेज तब बनेगी जब ओविंग टू लगाएंगे। सेम यहाँ पर और सेम यहाँ पर होने वाला है। तो इसकी इररिलेवेंस के कारण लौटाया है ना। देखो इसकी वजह से कारण क्या है, लौटाया गया। ये जो कारण है इससे क्या हुआ, रिटर्न किया गया। तो रिटर्न की विशेषता है वो, और रिटर्न तो अपने आप में क्या है, एक वर्ब। ये क्या है, वर्ब। और अगर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रही है तो वर्ब को क्वालिफाई करने के कारण यहां पर भी क्या होगा, ओविंग टू। ठीक, अब भी कोई डाउट, आगे आ जाओ। नो वन विल कम डैश, किस कारण से, क्योंकि गेस्टेड हॉलीडे। गेस्टेड हॉलीडे जानते हो, गेस्टेड को हिंदी में बोलते हैं राजपत्रित। राजपत्र दो ही लोग जारी करते हैं, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। तो जो आधिकारिक छुट्टियां होती हैं ना उनको गेस्टेड हॉलीडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेस्टेड हॉलीडे। तो कोई भी नहीं आएगा डैश द गेस्टेड हॉलीडे। गेस्टेड हॉलीडे के कारण, तो गेस्टेड हॉलीडे के कारण क्या होगा, कोई आएगा नहीं ना, तो ना आना कारण बनेगा ना। तो ना आने के लिए तो कम वर्ब लगाई गई ना, और अगर यहाँ वर्ब लगाई गई है तो ये वर्ब की क्वालिटी नहीं हुई। अगर वर्ब को क्वालिफाई कर रही तो आगे क्या होनी चाहिए, एडवर्ब फ्रेज। और एडवर्ब फ्रेज के लिए हम क्या लगाते हैं, ओविंग टू। क्लियर। आगे देखो, डैश योर मिसकंडक्ट, तुम्हारे बुरे बर्ताव की वजह से, प्रांसी यू आर फायर्ड, तुम्हें निकाला जाता है। तो ये बताओ इस कारण से हुआ क्या, बताओ, यही तो कारण है। मिसकंडक्ट के कारण तो हो रहा है ना। तो मिसकंडक्ट के कारण क्या हुआ, प्रांसी हुई क्या, नहीं, मिसकंडक्ट के कारण उसे निकाल दिया गया। तो फायर करने की विशेषता बनी है। तो फायर तो अपने आप में वर्ब है, ये क्या है अपने आप में, ये क्या है, वर्ब। तो अगर इसको क्वालिफाई कर रहे हैं तो यहां पे क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे लक्ष्मी सिंह, गुड, ओविंग टू। सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं, ओ कैपिटल कर लेना। अब भी कोई डाउट किसी को, फिर से बता दें क्या, आ गया समझ में, कुछ और समस्या है किसी को, नहीं ना। जल्दी से नोट करो, आगे एक और चीज बताएंगे, नोट करो। आगे देखो भाई, अगला डिफरेंस, दो प्रीपोजिशन हम और देखने जा रहे हैं जिनके डिफरेंस को समझ लेना बहुत आवश्यक है। कौन कौन से हैं, एक है इंस्टेड ऑफ और दूसरा है इन स्पाइट ऑफ। ठीक है ना। तो देखो इनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से हैं। पहला है इन स्टेड ऑफ और दूसरा है इन स्पाइट ऑफ। हम एक्सरसाइज लिख रहे हैं, पहले एक्सरसाइज नोट करो जल्दी से। सभी लोग सेंटेंस नोट करो जल्दी से। देखो भाई, ये दोनों ध्यान से समझ लो, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। देखो इंस्टेड ऑफ का यूज हम तब करते हैं जब एक चीज के स्थान पर दूसरी चीज को यूज करना होता है। दैट मीन्स जब हमें सब्स्टिट्यूशन में कोई चीज लिखी हो, मतलब एक चीज को दूसरी चीज से बदल रहे हो, प्रतिस्थापित कर रहे हो, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन हुआ सेंटेंस में तो हम प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, इंस्टेड ऑफ। ये तो नहीं दिक्कत है ना कि प्रीपोजिशन है कि नहीं। देखो प्रीपोजिशन बीच में एक वर्ड, कोई वर्ड हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, उससे मतलब नहीं। ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है ना। जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आए तो उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। ठीक है। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन होता है ना, सब्स्टिट्यूशन बोल दो इसको, या ये बोल दो कि जब हम
किसी चीज के बदले में, है ना, दैट मीन्स इन लिव ऑफ, किसी चीज के बदले में, ठीक है ना, कोई चीज देते हैं तो हम क्या लगाएंगे, इंस्टेड ऑफ। और सरल करना है तो क्या बोल देंगे, इन प्लेस ऑफ, किसी चीज के स्थान पर कोई दूसरी चीज, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ क्या होता है, ये तब यूज किया जाता है जब सिचुएशन में क्या हो, कॉन्ट्रडिक्शन हो, मतभेद हो, मतलब एक की जगह दूसरी चीज की जाए, ठीक है ना, तब हम क्या लगाएंगे, इन स्पाइट ऑफ। तो हमें समझ में क्या आया कि कॉन्ट्रडिक्शन जब भी होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन, तो हम इन स्पाइट ऑफ का यूज करेंगे, है ना, मतलब विरोध की स्थिति हो जाए दोनों चीजों में, तो एज प्रीपोजिशन हम इन स्पाइट ऑफ यूज करते हैं। दूसरी बात, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए इन स्पाइट का ऑफ का भी यूज किया जाता है, साथ ही साथ डिस्पाइट का यूज भी किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, डिस्पाइट का। लेकिन ध्यान रखना कि डिस्पाइट का यूज जब भी हम करते हैं तो इसके साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, डिस्पाइट का भी यूज कर सकते हैं लेकिन बिना ऑफ के। इन स्पाइट का यूज करेंगे तो ऑफ के साथ करेंगे, कोई दिक्कत। अब पहला सेंटेंस लिखा है, ही टुक माई बाइक, वह मेरी बाइक ले गया, डैश माई रिफ्यूजल, भैया हम मना कर रहे हैं फिर भी ले गया, है ना। तो ये देखो एक वर्ड ही तो आ रहा है, एक फ्रेज आ रही है ना यहाँ पे, और फ्रेज है तो हम किसी प्रीपोजिशन से जोड़ेंगे, और ऐसा प्रीपोजिशन चाहिए जो एक की जगह दूसरी चीज का कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा हो। तो क्या आ जाएगा, इन, अरे बोलो, स्पाइट ऑफ। मेरे मना करने के बावजूद भी, मेरे रिफ्यूजल के बावजूद भी वह मेरी बाइक ले गया, यही तो। ही टुक माई बाइक, फिर से बाइक ले गया अगले दिन, लेकिन इस बार क्या, अपनी कार की जगह मेरी बाइक ले गया, ये तो लिखा है, ही टुक माई बाइक इंस्टेड ऑफ हिज कार, अपनी कार के जगह मेरी बाइक ले गया। तो अब क्या लगाएंगे, इन स्टेड ऑफ। कोई डाउट किसी को, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है ना, किसी चीज के स्थान पर कोई दूसरी चीज जा रही है ना, तो इंस्टेड ऑफ आएगा। अगला है डैश हेवी रेन्स, ही अटेंडेड द क्लास। अब दोनों में विरोध की स्थिति है ना, कि भारी वर्षा भी हो रही है और उसने क्लास भी अटेंड करी, तो भारी बारिश के बावजूद भी उसने क्लास अटेंड करी ना, तो क्या लगाएंगे, गुड, इन स्पाइट ऑफ। अगला, मेरी रिक्वेस्ट के बावजूद भी आकाश ने मेरी सहायता नहीं की, यही तो बनाओगे भाई, हम प्रार्थना कर रहे हैं और आकाश हेल्प नहीं कर रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, कि प्रार्थना भी की जा रही फिर भी कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो फिर से क्या आ जाएगा, इन स्पाइट ऑफ। अगला, माई फ्रेंड पेड द बिल इन कैश, मेरे मित्र ने बिल को कैश में पे किया, फोन पे की जगह पे, है ना, फोन पे से भी कर सकता था, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम से भी कर सकता था, ठीक है ना, लेकिन उसने कैश में पे किया, तो एक की जगह दूसरी चीज की है, तो क्या लगाएंगे, इन स्टेड ऑफ। अगला, विद्या डिड नॉट सबमिट द फाइल्स, डैश सी वॉज वॉन्ट थ्राइस, क्या है इंग्लिश में बताओ। अच्छा, अब देखो लक्ष्मी कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों स्थितियों में क्या आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, विरोध आ रहा है, कि उसको 2 बार चेतावनी दी गई फिर भी उसने फाइल सबमिट नहीं की विद्या ने। लेकिन तुम ये भी देखो कि हम प्रीपोजिशन का यूज तब करते हैं जब कोई वर्ड या फ्रेज दिया गया हो। यहाँ तो फ्रेजेस हैं, देखो ये फ्रेज के साथ ही तो हो रहा है, फ्रेज के साथ, यहाँ भी फ्रेज के साथ या वर्ड के साथ। ये कोई फ्रेज है क्या, ये अपने आप में पूरा क्या है, ये अपने आप में पूरा क्या है, एक सेंटेंस है, बोलो है कि नहीं है, ये एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस में जब ऐसा होता है ना तो हम किसका यूज करते हैं, दो या ऑल दो का, करते हैं कि नहीं करते हैं। दो, सी वॉज वॉन्ट ट्वाइस, उसे 2 बार चेतावनी दी गई थी, चूंकि उसे यद्यपि उसे 2 बार चेतावनी दी गई थी, विद्या ने अपनी फाइल सबमिट नहीं की। क्लियर। तो पूरा सेंटेंस होने पे 2 लगाते हैं, ये अंतर है। वहां पर बिकॉज ऑफ क्यों आएगा, जब एक वर्ड या एक फ्रेज होगा, प्रीपोजिशन है क्योंकि बिकॉज ऑफ, लेकिन बिकॉज एक कंजंक्शन होता है तो उसके लिए पूरा सेंटेंस होना चाहिए।
अब भी किसी कोई समस्या है, कुछ पूछना हो तो अगली क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक सभी लोग प्रिपेयर कर लेना, ठीक है ना? ठीक है।